मेरा नाम डॉक्टर हिशाम सलाहुद्दीन है। अभी हमने ये डिवाइस जो इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेन एन्यूरिज्म ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रेन एन्यूरिज्म जो दिमाग की नालियाँ होती हैं खून में, जब वो फट जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं तो ये उसके लिए ट्रीट करती हैं। तो अगर आपकी ये एन्यूरिज्म फट जाता है तो उस वक्त भी इस्तेमाल हो सकती है, या अगर आपको कभी कभार आपने स्कैन पे एन्यूरिज्म मिल जाता है और फटने से पहले टू प्रिवेंट इट, तो आप ये डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। अभी कोलंबिया में भी इस्तेमाल हुई है, तो ये पहली बार पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है। तो बिल्कुल न्यू डिवाइस है और हमने पहले एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान में। तो ये हम ग्रोइन से जाते हैं, जैसे आपके एंजियोग्राम या ट्रीट करते हैं तो हम ग्रोइन से जाते हैं, खून की नालियों से ट्यूब ले जाते हैं और एन्यूरिज्म के अंदर जाके ये डिवाइस डिप्लॉय करते हैं। तो ये डिवाइस होती है इंट्रासेक्युलर डिवाइस। तो इसमें से पहले एक ही डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है जो दुनिया में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। देखिए, ये अगर आप सर्जरी से बच सकते हैं तो ये डिवाइस बेहतर है। जैसे आपको फिर पूरा स्कल नहीं खोलना पड़ता है, आपको पूरी ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, आपको दिमाग की साइड पे करके आपको नालियाँ पे पहुंचनी होती हैं सर्जरी में। इसमें आप खाली हाथ या टांग से आप जा सकते हैं, मिनिमली इन्वेसिव होती है। आपको ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में कर सकते हैं और उसके बाद पेशेंट की रिकवरी भी तकरीबन 2-3 घंटे बाद मुकम्मल हो जाती है। देखिए, ये ब्रेन एन्यूरिज्म जब भी हम ट्रीट करते हैं तो इसमें रिस्क तो काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम यानी ये डिवाइस है। देखें, डेथ तो कोई भी प्रोसीजर में हो सकती है, मगर ये डिवाइस जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप पुश भी कर सकते हैं और डिप्लॉय और अनशीथ भी कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जब एक बार एन्यूरिज्म में चली जाती है तो काफ़ी सेफ़ है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5-6 केसेस कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। नहीं, ये खाली डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रही है। अभी हम कुछ पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी मार्केट में भी नहीं आई है। तो हमने सोचा था कि लोगों का फ़ायदा हो जाएगा ये डिवाइस पाकिस्तान ला के और इन पेशेंट्स के लिए। तो इसके डिवाइस के इन्वेंटर जो हैं वो बाहर से भी आए हैं ये प्रोसीजर्स करने के लिए। मैं आया हूँ, मैं लॉस एंजलिस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर जैदी टोलेडो ओहायो से आए हैं और डॉक्टर ज़ैदात वो भी टोलेडो ओहायो से हैं। तो हम सब 3 न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अलग अलग हॉस्पिटल से आए हैं इन पेशेंट्स के लिए और इन केसेस करने के लिए। तो हम सब 3 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन के बाद हम फ़ौरन निकल जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है, मैं न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही कम्प्लेक्स ब्रेन एन्यूरिज्म की ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट कहलाती है। इसमें बग़ैर ऑपरेशन के दिमाग की शरियानों में जो गुब्बारा बन जाता है, एन्यूरिज्म बन जाता है, जिसकी फटने से मरीज़ की जान को शदीद ख़तरा होता है और फालिज का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। ऐसे ही एक मरीज़ आज हमारे पास है जिसका ब्रेन की दिमाग की जो शरियानें थी, खून की नालियाँ थी, उसमें गुब्बारा बना, वो गुब्बारा फट गया जिससे इसकी पेशेंट की ब्लीडिंग इंटरनल हुई है और उस ब्लीडिंग से तो ये एक दफ़ा बच गई है, मगर अगर खुदा न खास्ता दोबारा ब्लीडिंग होती है, ये गुब्बारा दोबारा फटता है तो इसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसका एक इलाज तो दिमाग को खोल के एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सर्जरी की जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है, और एक इसका बहुत ही लेटेस्ट जदीद तरीका इलाज है जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में क्लिफ्टन में हम लोगों ने शुरू किया है और अमेरिकन एक्सपर्ट की टीम हमारे साथ है, जिसमें बग़ैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से इस गुब्बारे के अंदर डिवाइस डाल के इसको बंद किया जाएगा, जिससे मरीज़ की जान भी बचेगी इंशाल्लाह। इसकी जो सर में दर्द है और इसकी जो जिस्म में फालिज के असरात हैं उसमें भी कमी आएगी इंशाल्लाह, और मरीज़ इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजार सकेगा। और अमेरिकन एक्सपर्ट्स की मदद के साथ ये इंतहाई गरीब मरीज़ हैं, इनको हम बग़ैर किसी पैसों के कर रहे हैं, और अमेरिकन ताउन के साथ जो हमारी टीम है, हमारे साथ डॉक्टर फजल जैदी जो कि न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट है अमेरिका में, डॉक्टर उसामा और डॉक्टर हिशाम, इनकी पूरी टीम आई हुई है, और
ये हमारे लिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ है कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिकन माहिरीन के साथ गरीब मरीज़ों के लिए यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। Basically, the distal segment, if you look at all the aneurysms, the distal segment goes away, right? Yeah. And the reason the distal segment goes away is because the device proximity is not allowing the flow in there. Yeah. But the device is allowing some flow within its own interstices. Okay. Now, when you do coiling, Yeah. ordinarily what happens is you stop seeing the flow right away. Once you pack it enough, you ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में सोचा जा सकता है जैसे बीमारी हो दिमाग की शरियानों की। बहुत सीरियस बीमारी है ये। इसमें जो दिमाग की जो शरियानें जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं उन पे एक गुब्बारे जैसी ग्रोथ हो सकती है, और जो दिमाग में जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो बहुत हाई प्रेशर के अंदर होता है। हमारा दिमाग जो है उसको नरिश करने के लिए किसी भी वक्त बहुत सारा ब्लड जो है अंडर हाई प्रेशर दिमाग की तरफ जा रहा होता है हर लम्हे। और जब ये गुब्बारे जैसी ग्रोथ हो जाती है ब्लड वेसल्स के ऊपर या शरियानों के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है और फिर रप्चर हो सकती है। तो एक बहुत सीरियस बीमारी है ये। बहुत सारे केसेस में जो ब्रेन एन्यूरिज्म जो बनता है इसकी जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ फैमिलीज़ में रन करता है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो स्मोकिंग, सिगरेट तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर, अपना ख्याल ना रखना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं डेवलपमेंट होने के। दिमाग में एक मरता किसी को एन्यूरिज्म हो जाए तो बेस्ड ऑन उनके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट फिर पेशेंट की उस हिसाब से टेलर की जाती है। तो अगर एन्यूरिज्म किसी का पेशेंट का एन्यूरिज्म है और वो रप्चर हो गया ब्रेन में, दैट मेक्स दैट पर्सन जिसको भी वो रप्चर हो जाता है ब्रेन में, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। आप इस तरह से सोचिए कि अगर किसी का ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए तो आधे जो मरीज़ होते हैं जिनके रप्चर के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते। इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज़ दैट वी नो ऑफ। यानी रप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म की जो सूरत होती है उसमें एकदम से सर में दर्द होता है, पेशेंट्स कोलैप्स हो जाते हैं, उनको स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, बोल नहीं पा रहे या मूव नहीं कर पा रहे, और बाय द टाइम वो अस्पताल पहुंचते हैं आधे तो पहुंच ही नहीं पाते। जो बाकी आधे पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं उनमें से अक्सर जो हैं वो कभी भी सेहतयाब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल्स पहले से सेट हों इन प्लेस मेजर हॉस्पिटल्स में शहर के। जब ये पेशेंट्स पहुँचें तो उनके सिम्टम्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएं और फिर उसके बाद एन्यूरिज्म की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। मेजॉरिटी केसेस में ब्रेन एन्यूरिज्म, जैसे मैंने अब जिक्र किया, उसकी बनने की वजह यही होती है कि अपना ख्याल ना रखना, अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड लेना। सेहत एक तोहफा है हमारे लिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे यू विल मेक योरसेल्फ प्रोन टू बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारी बीमारियों के चांसेस होते हैं। उसमें हार्ट अटैक है, उसमें स्ट्रोक है और उसी में ब्रेन एन्यूरिज्म भी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर है, आप दवाई नहीं ले रहे या आप अनडायग्नोज है, आप डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पसंद कर रहे, यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क। सिमिलरली सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। तंबाकू नोशी जो है बहुत ही मेजर मसला है और बहुत ही प्रिवेंटेबल भी है। आप खुद चूज कर रहे हैं सिगरेट स्मोक करना, तो अगेन जो ब्रेन एन्यूरिज्म के रिस्क फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दिल के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दोनों से साइमल्टेनियसली बचा जा सकता है। कुछ केसेस में एन्यूरिज्म जो होते हैं वो जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। अब हमारे ख्याल में 4-5% केसेस में ऐसा होता है कि एन्यूरिज्म जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं, तो वो फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं। उमूमन वैसे ये नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे ब्रेन एन्यूरिज्म फ़र्ज़ करें अगर है और वो रप्चर हो जाता है और वो आइडेंटिफाई हो जाता है, तो लाजमी नहीं है कि मेरी औलाद को सबको ब्रेन एन्यूरिज्म हो। तो जो जेनेटिक लिंकेज है बिल्कुल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हावी नहीं है। हर किसी को फैमिली में होना ज़रूरी नहीं है। आमतौर पर रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म है, आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स को एन्यूरिज्म ना हो। बहुत ज़्यादा वेरी करता है। वेरी इस तरह से करता है कि किस तरह के पेशेंट के ऊपर हम वो सर्जरी कर रहे हैं। चलिए अब एक मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक पेशेंट है, उनको सिर्फ हेडेक है, अदरवाइज पेशेंट बिल्कुल सही है, यंग हैं, अदरवाइज हेल्दी हैं, सिर्फ हेडेक है,
हमने स्कैन किया और ब्रेन एन्यूरिज्म निकल आया और हमने डिसाइड किया कि लेट्स फिक्स दिस एन्यूरिज्म, ठीक है, ओपन ब्रेन सर्जरी वर्सेस एंडोवास्कुलर राउट। उस केस के अंदर एक्चुअली जिसमें पेशेंट स्टेबल हो तो सर्जरी और एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट बहुत कंपैरेबल है, यू नो, अच्छे सर्जन के हाथ में और अच्छे एंडोवास्कुलर सर्जन के हाथ में बहुत कंपैरेबल है दोनों। मसला उस वक्त होता है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो, इन द सेंस के ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर हो गया और मरीज़ जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक है। अब वो अगर बहुत ज़्यादा सिक है पहले से ही और आप ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, खोल के सर्जरी कर रहे हैं, तो वो एडिशनल ट्रामा है, उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, उसमें प्रेफरेंस होती है कि एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट करके फिक्स कर दें एन्यूरिज्म को। रिकवरी टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्जरी के बाद, ओपन सर्जरी के बाद रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, आमतौर पे पेशेंट्स जो हैं अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं घर के लिए, दे आर बैक टू देयर लाइव्स विद इन 24 आवर्स, तो उसका थोड़ा फ़ायदा यहाँ पर भी है। फिर कुछ ब्रेन के एन्यूरिज्म्स होते हैं जो कि इतने डीप होते हैं दिमाग में कि आप पहुँच ही नहीं सकते सर्जरी के ज़रिए। तो यू नो आधे से ज़्यादा कभी इन कुछ सीरीज़ में एन्यूरिज्म ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जाना या तो ख़तरनाक है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दिमाग में, और उस केस में आपकी ओनली ऑप्शन जो है वो एंडोवास्कुलर अप्रोच है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, सेहत एक नेमत है, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, खुदारा अपना ख्याल रखिए। अब और अपने सिर्फ अपने लिए नहीं, अब अपनी फैमिलीज़ के लिए। तंबाकू नोशी जो है ये मुज़र सेहत है, हम हमेशा कहते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बल्कि टू दी एक्सटेंट कि अगर किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म हो और मैंने उसको फिक्स कर दिया उस एन्यूरिज्म को, अगर वो स्मोकिंग करते रहेंगे तो एन्यूरिज्म दोबारा वापस आ जाएगा। हम अक्सर ये होता है कि दोबारा जाके ट्रीट करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि वो अपनी ये आदत ही तर्क करने को तैयार नहीं होता है। ब्रेन एन्यूरिज्म ऐसा है कि जैसे दिमाग के अंदर नसें जो होती हैं और नसें फूल जाती हैं, और जब नसें फूल जाती हैं तो उसके बाद ये नस ब्लड प्रेशर की वजह से, जब प्रेशर हाई होते हैं तो फट जाती हैं, और इनके फटने से ब्रेन के अंदर खून जम जाता है और पेशेंट की मौत वाक़ई भी होती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट बच भी जाता है। जब इनिशियली पहली दफ़ा ये नस फटती है तो चांसेस होते हैं कि 60% 70% चांसेस होते हैं कि पेशेंट बच जाए, 30% चांसेस होते हैं पेशेंट मर जाए। डिपेंड करता है कितने बड़े साइज़ का एन्यूरिज्म फटा है। तो इस एन्यूरिज्म को फटने के बाद फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि इसको बंद किया जाए ताकि दोबारा ना फटे। अगर ये एन्यूरिज्म, जिसको हम नस फूलना बोलते हैं, अगर ये सेकंड टाइम फटती है तो फिर चांसेस बचने के, ज़िंदगी बचने के कम होते हैं। इसके दो ही तरीके हैं इलाज करने के। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी सर्जरी करवाएं। आपको पता है दिमाग की कोई भी सर्जरी किसी भी कॉम्प्लिकेशन से खाली नहीं होती है। बहुत चांसेस होते हैं फालिज हो जाए, बहुत चांसेस होते हैं कि पेशेंट की बीमारी बढ़ जाए और दिमाग पूरा कटता है, और कटने के बाद सर्जन अंदर जाके कोशिश करता है। और एक्सपर्टीज़ की भी लिमिटेशन है यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत न्यूरो सर्जन हैं अवेलेबल, बहुत ज़्यादा। हर न्यूरो सर्जन हर तरह का ये एन्यूरिज्म जो है नस फूलने को ट्रीट नहीं करता। तो ये जो तरीक़ाकार है, नया जो इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं, ये बहुत आसान तरीक़ाकार है, और इसके ज़रिए आप बहुत जल्दी एन्यूरिज्म को विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं। इवन ये कि अगर पेशेंट को आज आपने कॉइलिंग की है या इसके अंदर डिवाइस डाली है तो सेकंड डे थर्ड डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, घर चला जाता है। इसके मुकाबले में सर्जरी का पेशेंट 6 से 8 दिन 10 दिन आईसीयू में भी रहता है। डिवाइस इस तरह होती है कि एक तार के ज़रिए डिवाइस को ग्रोइन से, फीमर यहाँ से पंक्चर करके ऊपर दिमाग में जाते हैं, और दिमाग में जाके आप देख रहे हैं इस मॉनिटर पे कि ये नस फूली हुई है यहाँ पर, और इसके अंदर एक तार लेके गए, और तार को अंदर से एक डिवाइस है जो कि इसके अंदर सील हो जाती है, जिसको सील डिवाइस बोलते हैं। तो एन्यूरिज्म को पूरा भर लेती है, और ये जो एन्यूरिज्म फटने वाला था अब ये इससे बच जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, और 1 घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है।